क्योंकि देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो आज से हम लोग एक नए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। और आज का जो एपिसोड होगा वो हम लोग शुरू जो करेंगे वो इंडियन पॉलिटी का पार्ट होगा। राजनीति शास्त्र का हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यानी इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और इस एपिसोड में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वो हमारा है, इसके वीडियो हम लोग करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया, फंडामेंटल राइट्स का क्या यूज होते हैं। आखिर हमारे भारत के संविधान की यदि बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आज पार्ट 3 हम कहेंगे। आर्टिकल आप यदि स्टडी करते हैं तो आर्टिकल हमारा जो होता है 12 से लेकर बात होता है। यानी हम लोग बोलते हैं इसको मौलिक अधिकार, है ना। तो ये मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में है, आखिर मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ, फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कहाँ से मानी। मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं। सबसे पहले मैं जानना होगा कि भारत के संविधान में जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये हमारा एक रिटन सोशल डॉक्यूमेंट है। यानी कह सकते हैं यह एक हमारा, सबसे पहले चीजों को जानिएगा। और साथ ही साथ भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है इसको कहा जाता है कि यह एक इनफोर्सिएबल है। इनफोर्स ये करता है, बाद का मतलब आपको कंपेल्ड करता। कि भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट इसलिए हम बाध्य मानते हैं कि यदि आप इसकी अवहेलना करते हैं या कह सकते हैं आप किसी प्रकार के एक्सप्लॉइट करते हैं या शोषण करते हैं, है ना, या कह सकते हैं फंडामेंटल राइट का आप यदि मानते नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास टी टू के तहत आपको जो है आप रिट जारी कर सकते हैं, रिट आप दायर कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट का रिट जारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा अधिकार भारत के संविधान में दी गई है जिसके तहत हम कह सकते हैं हर व्यक्तियों, ह्यूमन जो होते हैं, तो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट विकास हम कह सकते हैं दोनों लेकर चलिएगा, वो हमारा शारीरिक कह सकते हैं, दिमागी हालात से जो आदमी के विकास होता है, तो ये दोनों चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत जरूरत माना गया है। लेकिन हम शुरुआत इसकी मानेंगे कहाँ से? देखिए, फंडामेंटल राइट्स की जो शुरुआत मानी जाती है या फंडामेंटल राइट की शुरुआत 13वीं शताब्दी से मानी जाती है। 13 जो सेंचुरी थी, 13वीं शताब्दी में फंडामेंटल राइट्स का पहला इतिहास आता है और यह शुरू होता है लगभग बाद में इंग्लैंड की में जो हुआ था। यह सबसे पहले फंडामेंटल राइट का डिमांड किया गया था। और वहाँ इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम जो यूके यानी इंग्लैंड के राजा थे। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रजा था, वो प्रजा जो थी, खासतौर पर वहाँ की सरकार जो थी या वहाँ के जो राजा थे किंग जॉन, इसका उन्होंने वो आंदोलन छेड़ने का पीछे कारण थी कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ के जो प्रजा थे, प्रजा खुद को शोषित महसूस हो रहे थे। कारण थी कि यदि देखा जाए तो आज की डेट में तो मान लिया जाए कि हर देश में जुडिशियरी के नीचे देखिएगा तो हाई कोर्ट होता है, इसके नीचे देखिएगा तो फिर हमारा जो होता है सबोर्डिनेट कोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है जुडिशियरी सिस्टम है। लेकिन जब जुडिशियरी भी सिस्टम जो थी वो कहीं ना कहीं राजा जो था, अधिकार जो थे निहित था। तो इसको लेकर के चाहे हम टैक्स की बात करें, इसकी हम बात करें, रिफॉर्म की बात करें, या कर सकते हैं कि अन्य प्रकार के सभी में राजा जो थी, राजा की इन्वॉल्वमेंट अधिक थी। और इस इन्वॉल्वमेंट होने के कारण वहाँ के जो लोग थे वह कहीं ना कहीं सरकार से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन करते थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो होना जायज होता है। किसी भी देश की जनसंख्या है, उनकी भी अपनी एक मांग होती है, वो मांग पूरा न होने पर माइनस रिवोल्ट होगा। तो ऐसा ही कुछ लंदन में 1215 ईस्वी में लंदन में किंग जॉन के अगेंस्ट हुआ और लोग, जनता ने वहां पर खड़ा हो गए। और जब खड़ा हुए तो लास्ट में वहां की जो सरकार थी, मतलब हमका सरकार का अभी हम मीनिंग जो रखेंगे, तो किंग जॉन साहब जो थे, सामने लोगों की जो डिमांड थी, डिमांड के सामने इन्होंने झुके। और झुकने के बाद मैं आपको बता दूं कि 1215 में वहां के जो शासक थे, वह शासक ने आम जनता के लिए उनका जो बेसिक जो रूल होता है, ऐसे समझिए, जो उनके लिए बेसिक रखते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा उनकी शारीरिक, मानसिक तथा उनकी सोशल डेवलपमेंट हो, इसको लेकर के वहाँ की किंग जॉन ने प्रोपोजल को इन्होंने स्वीकार किया। और यही प्रोपोजल को जब स्वीकार किया तो वहां पर इंग्लैंड में सबसे पहले इसका नाम दिया गया मैग्ना। और आपको ये भी पता है कि भारत के संविधान में हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का मीनिंग आप स्पष्ट कर सकते हैं बेसिक कानून, जिसके द्वारा या जो हर व्यक्ति बाय बर्थ जो होता है उसको वैसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसके द्वारा फ्यूचर में वह अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है और स्वतंत्र होकर के, नाउ जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, स्वतंत्र होकर के इंडिपेंडेंटली फ्रीली वह अपने लक्ष्य को हासिल करता है तथा अपने विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। और ये जो इसी को नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब कुछ बेसिक अधिकार दिए। बेसिक अधिकार का मतलब एक ऐसी अधिकार जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का यदि विकास अवरुद्ध हो रहा है, मिलनी चाहिए, वह फ्रीडम कहीं ना कहीं उसको नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो ये सबसे पहले इंग्लैंड से शुरुआत होती है। क्योंकि हम सभी को ये बात पता ही होगा कि दुनिया में 4 तरह के संविधान है, एक रिटेन है, एक अनरिटेन है, एक फ्लेक्सिबल है, एक रिजिड है। तो यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड की जो अलिखित वहां की संविधान है, तो अलिखित संविधान सकते किसी प्रकार के बहुत ज्यादा चुनौतियां जैसे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से अधिक होता है। तो अब होता है कि कहा जाता है कि वहां पर किसी प्रकार के फॉर्मल डिक्लेरेशन फंडामेंटल राइट्स का नहीं। कहा मैं बात करूं इंग्लैंड का, इंग्लैंड में किसी प्रकार के फॉर्मल रिटेन या डिक्लेरेशन फंडामेंटल राइट्स का नहीं है। तो एक कारण बनते हैं, वहां लोग भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन लोगों की कुछ ऐसे अधिकार, बेसिक राइट्स दिए गए जिसके द्वारा वह अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो इसको इंग्लैंड में जो नाम दिया गया, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इंग्लैंड में जो इसको मैग्ना कार्टा नाम दी गई, इसको आप दूसरे रूप में कर सकते हैं। वहां के संवैधानिक यदि गतिविधि का रिलेटेड में देखें तो वहां का जो समझते हैं लोग, वो यहाँ पर इसको रूल ऑफ लॉ के रूप में समझते हैं, रूल ऑफ लॉ, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। दूसरे रूप में कर सकते हैं कुछ बेसिक उनके पास, चलो भैया ये अधिकार आपको देते हैं जिसके द्वारा ऑफ लॉ। तो यदि यही मैटर को, इस बातों को जब है कि अमेरिका की होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो था 27 सितंबर, ये चीजों को आपको याद करना होगा। तो जब इन्होंने अपना संविधान को बनाया किया, जो जगह है वहां पर इसका कन्वेंशन हुआ था, तो इसी कन्वेंशन और इसका संविधान 27 सितंबर 1787 को इसका संविधान बन जाता है। अब जैसे ही संविधान इसका बना, तो आप सभी को पता है कि अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटेन है ना। अमेरिका के संविधान जो है, और यदि हम बात करें तो कंफ्यूजन होने की जो संभावनाएं होती थोड़ा कम हो जाता है, ये चीजों को ध्यान देना है, वहां पर कंफ्यूजन कम हो जाता है। तो वहां पर भी वहां के लोग जो थे, उस लोगों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव किया गया। तो फाइनली 1787 में इन्होंने संविधान बनाया, लेकिन बात होती है कि 1791 में इन्होंने अपने संविधान में परिवर्तन अमेरिका ने, और इस अमेंडमेंट को करने के बाद अमेरिका ने फाइनली इसको इनेक्ट करके फंडामेंटल राइट्स में, और इस फंडामेंटल राइट्स को वहां के यदि हम लीगल या ऑफिशियल बात करते हैं, तो ऑफिशियल मीनिंग में आप कह सकते हैं कि वहां पर फंडामेंटल राइट्स को बिल्स ऑफ बोला जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स मिले उसको बोला जाता है बिल्स ऑफ राइट्स। ये हम यूएसए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो यहाँ लिखा रूल ऑफ लॉ। तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। और हम सभी को पता है कि भारत में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इंडियन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो भारतीय राइट्स का विचार हमने कहाँ से लिया, डायरेक्ट कर सकते हैं अमेरिका से लिए, और अमेरिका के संविधान के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया है। तो इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने फंडामेंटल राइट्स लाया, इसके पीछे एक मात्र हमारी जो सबसे बड़ी रीजन थी, वह रीजन था कि हम आम जनता को कुछ सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे, साथ ही साथ कर सकते साथ लिबर्टी के साथ बढ़ाना चाहते थे। आम जनता की जो सोच था, आम जनता की जो अपनी राइट्स थे, उनकी राइट्स को वो कितना ज्यादा इंजॉय कर सकते, एक्सरसाइज कर सकते, इसको लेकर उनको हमने पूरी आजादी दी। इसी के साथ में देखा कि भारत के संविधान का निर्माण हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमारे यहाँ चल रही है। तो आज इसी एपिसोड में आज हम लोग बहुत सारी चीजों को बात करेंगे, और छोटे छोटे टर्मों में इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल ये पार्ट 3 में आती है, और जो 12 से 15 में आता है। देखिए यहाँ पर है भारत की संविधान, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बताया, तो मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट यूके से शुरू होता है, इंग्लैंड से शुरू होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो भारत में, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स यूएसए से आया। ध्यान दीजिएगा, यूएस में इसको क्या बोला था, यूएस में बोला था इसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। अमेरिका की बात करें इसे बिल ऑफ राइट्स बोला था, लेकिन जब हम यूके की बात करें तो यूके में हमने बताया कि रूल ऑफ लॉ है, वहां पर बोला जाता है, रूल ऑफ लॉ बोला जाता है। साथ ही साथ वहां पर मैग्ना कार्टा की बात सबसे पहले है, जिसका इतिहास हमने बताया कि 1215 में जॉन किंग्स के अगेंस्ट लोग खड़े हो गए। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स, तो इंग्लैंड की बात हुई, इंडिया में ये हमने बोरो किया है, तो यूएसए से किया, और फ्रांस, यानी ये दो ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाया गया। अब देखिए हम एक एक चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि आखिर फंडामेंटल राइट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबका दिमाग में होता है। देखो, तो फंडामेंटल राइट्स को हम इसलिए जरूरत हमें पड़ा कि हम आम जनता की जो उनकी स्वतंत्रता थी, वो है ना, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे, या हम कह सकते हैं कि उन्हें हम स्वतंत्रता देना चाहते थे, उनको हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। यही कारण है कि हम फंडामेंटल राइट्स को हमें एक इसेंशियल माना, जिससे कि आम जनता के अगेंस्ट किसी भी प्रकार के, चाहे कोई राज्य की सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि उनके अगेंस्ट किसी प्रकार के इंक्रोचमेंट करता है, उनके अधिकार का हनन करता है, तो वैसे परिस्थिति में उनको हम एक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स जैसे गतिविधि को आगे बढ़ाया। चूंकि हमें जानना होगा फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, ये हमारे भारत के संविधान के द्वारा, भारत के यानी ऑल पर्सन हैं। देखो यहाँ पर पर्सन है, पर्सन का मतलब आर्टिकल 14 होगा, और जब हम सिटीजन जहां पर चर्चा करेंगे, सिटीजन का मतलब आर्टिकल 15 होगा, ठीक है। तो हम सभी ऑल पर्सन, चाहे वो भारतीय हो, देशी हो या विदेशी हो, सभी व्यक्तियों को भारत की संविधान जो होती है वह उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध कराता है, जिससे कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत या कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उनके साथ किसी भी प्रकार का, हम कह सकते हैं, इनइक्वालिटी ना हो, तुलना ना हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की संविधान जो है हमेशा कोशिश की, जैसे कि आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा, 14 में आर्टिकल हमारा कहता है कि वो राइट टू इक्वालिटी फॉर कोर्ट एंड लॉ, यानी हमारा देश के कानून है, हमारे देश का जो कहते हैं न्यायपालिका है, दोनों को सामने आम जनता को बराबर अधिकार देती है, उनके साथ इक्वली यानी बराबर उनके साथ ट्रीट करती है, स्वभाव करती है। साथ ही साथ लोगों की अपनी डिग्निटी है, समान है, लोगों को, हर लोग अपना अपना एक, हमारे नेशन का जो यूनिटी, एकता है, इसको कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के भी फंडामेंटल राइट्स जैसे गतिविधि को लाया। क्योंकि यदि फंडामेंटल राइट्स नहीं लाते तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती, और ये डिस्क्रिमिनेशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ होता कि हम कहीं ना कहीं, हम अपनी जो हमारी जो देश की जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी एक दूसरे के बीच में विभेद होता है, और विभेद जो होती है देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को ब्रेक डाउन करने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यही कारण हो सकता है कि हमारे जो संविधान के जो फ्रेमर थे, फ्रेम करने वाले थे, उन्होंने ऐसे चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि जिससे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी बना रहे।
तो चूंकि फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है ना, ये फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल या एक बेसिक रूल्स मानते हैं, सबसे पहले ध्यान दिया। और इसके पीछे रीजन से देखिए, यहाँ पर दे रहे हैं बेसिक, हम इसको रूल्स मानते हैं या कानून मानते हैं अपने देश के, क्योंकि ये देश के हर जनता को हमारे संविधान एक गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि आपका इंटेलेक्चुअल फुल हो, आपकी मोरालिटी हो, या हम कह सकते हैं आपकी जो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक गतिविधि का यदि अंजाम देते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, बल्कि आपको भारत के संविधान इस तरह के अधिकार देता है जिससे कि आप फ्यूचर में एक अच्छे कार्य करें। तो फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है कि यह एक इनएलिएबल भी राइट्स है, क्योंकि दे कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द सिटीजन इन नॉर्मल टाइम। ये नॉर्मल टाइम्स में इसके साथ कुछ ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कुछ कुछ ऐसे परिस्थितियां आएंगी जिसमें हम लोग बात भी आगे करने वाले हैं। तो देखिए, अमेरिका के संविधान में जैसे हमने जैसा कि बताया था कि अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में इसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको या तो बोलते हैं फंडामेंटल राइट बोलते हैं, या तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह हमारा मैग्ना कार्टा भी इंडिया में बोलते हैं। अब देखिए, भारत के संविधान में कुछ चीजों जो हमारा डायरेक्ट यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन दागता है वो हम बताने में असफल हो जाते हैं। अब तो बीपीएससी भी अपना पैटर्न बदल दे, इसलिए हमें बहुत बेसिक चीजों को केवल नहीं जानना है, हमें डेप्थ जानना है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें भिन्न प्रकार की आजादी देता है। जैसे आपको मन है तो आप, जैसे हमारे भारत की संविधान जो कहती है कानून के सामने सब बराबर है, साथ ही साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी वाक आदि की स्वतंत्रता देता है, जैसे हमें किसी प्रकार के एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो भारत की संविधान के आर्टिकल 17 और 18, यही हमारा यूपीएससी बार बार पूछता है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होगा था यार, इसकी क्या जवाब होने चाहिए। तो डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं। तो आर्टिकल 17 जिसको हम राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बोलते हैं ना, छुआछूत के अगेंस्ट, आर्टिकल 24 जिसमें आप देखते हैं कि बच्चों को किसी प्रकार को आप हैजर्डस काम नहीं करा सकते हैं ना, किसी फैक्ट्री में, यानी चाइल्डों को, बच्चों को भी हमने यहाँ पर अधिकार दिया है, जिसका मान लिया जाए 18 साल, सॉरी 14 साल एज हुआ है या 14 साल से यदि कम है, तो वैसे बच्चों को होटल, चाहे वो होटल हो या किसी प्रकार का मोटल हो, किसी प्रकार रेस्टोरेंट हो या किसी प्रकार का फैक्ट्री हो, ऐसे समझ, यहाँ तक कि हम डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में उसे काम नहीं करा सकते। आपको ये पता हो, आगे बताऊंगा कि इसके लिए हमें कानून भी बने है ना। 1986 में 1986 में कानून भी बना है, खासतौर पर चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। तो कानून क्या है उस पर भी हम आगे चर्चा करूंगा। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 को भारतीय संविधान में इसको एब्सोल्यूट राइट्स कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, बार बार यूपीएससी में पूछता है कि भारत के संविधान में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसको एब्सोल्यूट राइट्स बोला जाता है। तो आर्टिकल 17 और 24 को एब्सोल्यूट राइट बताया है, क्योंकि विथ नो है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन हम नहीं कर सकते। और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 15 में है, तो 15 का 2 में यहाँ पर कहा गया है कि आप किसी से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे उसका सेक्स के आधार हो, चाहे उसका बर्थ प्लेस हो, उसका कास्ट हो, उसका क्रीड हो, उसका रेस हो, है ना, उसकी नेशनलिटी हो, है ना, उसका जेंडर हो, तो उसका रिलीजन यानी धर्म हो, इस पे आप किसी भी प्रकार के किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ आप डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस ग्राउंड, यानी ये सारे ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 17 हमारा है क्या कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आर्टिकल हमारा 23 24 है। 23 में क्या है, हम ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन करते हैं, यानी मानव मानव का जो दुर्व्यवहार होता है, व्यापार आप जिसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, तो ये आर्टिकल 23 किसी सूरत से हमें रोकता है। 24 में कि 18 साल से कम बच्चे के एज के बच्चे हैं तो उसको आप इंडिविजुअली किसी काम को नहीं करा सकते हैं, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक सर्वेंट ही क्यों ना हो, आप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमारे कानून बने हुए जो हम आगे अभी जस्ट बताए को बताऊंगा। तो अब ओवरऑल यदि बताया देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हुए हैं वो भारतीय संविधान में जो दिया है, इसके मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं है ये हमें ये भी प्रोटेक्ट करता है कि हमारे देश की, चाहे हमारा कंट्रीज वाइड जो हमारी गवर्नमेंट हो या हम कह सकते हैं स्टेट हमारी गवर्नमेंट हो, ये दोनों किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ये मनमाने यानी मोनोपोलिस्टिक गतिविधि का अंजाम न दे, या कह सकते हैं कि वो किसी प्रकार इनक्रोच न करे। यदि वो करता है तो आम मानव इसके लिए स्वतंत्र है कि वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाके रिट दायर करेगा, और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जाकर के दायर करेगा। तो ये भारत की संविधान इस तरह के प्रोविजन देता है जिससे कि हर व्यक्ति को, हर जनता को ऐसे स्वतंत्रता मिले जिससे को भविष्य में आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो ए है फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा नेचर है, इसे जानने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना हो कि नेचर क्या क्या है। ये 2 पॉइंटों को कम से कम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए इस ग्राफ में, तो भारत के संविधान में देखिए सबसे पहले क्या है, यदि हम नेचर की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो ये कहता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यानी सबसे पहले यदि हम नेचर की बात करें, नेचर है कि हम देश की जो हमारी सुरक्षा है, देश के हमारे इसी को इंटरेस्ट को देखते हुए इसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरा देखा जाए तो हमारा जो पब्लिक ऑर्डर होता है तथा आम जनता की जो मोरालिटी होती है, डिसेंट होती, इसको प्रोटेक्ट करना, जिससे एकता अनेकता जो हमारी जैसे चुनौती है, इसको हम हर संभव बनाने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कर सकते हैं हमारे सोसाइटी में बहुत सारे वंचित हैं,
उनको वहां से निकालने तथा उनके लिए अलग से हम प्रोविजंस लाए हैं। खासतौर पर हमारा सोसाइटी में जैसे एसी है, एसटी है, ओबीसी हैं, तो ये जो है इनको कहा जाता है कि वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आते हैं। तो इनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इनको कैसे ऊपर उठाया जाए, है ना, इसको लेकर के हमारा भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स उनके लिए प्रोविजंस लाती है, उनको भी हम सुरक्षा प्रदान है। सारे जो सुरक्षात्मक जो हम काम कर रहे हैं, इसके पीछे एकमात्र रीजन है कि देश की हमारी जो यूनिटी है, देश की हमारी जो इंटीग्रिटी है, इसको हमें बनाए रखना है, बचाए रखना है ना। तो कह सकते हैं कि हम अपने देश में हर व्यक्तियों के साथ, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, उनके साथ हमें रिलेशन कैसे रखना भी है, तो रिलेशन हमें कॉर्डियल रखना है। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली वे में उनके साथ हमें डिस्कशन करना है, बातें करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एक दूसरे के बीच में जो संबंध होंगे वो बहुत प्रगाढ़ होंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जितने भी आप किताबें सब देखिएगा, इस सारे बुक को में आप देख सकते हैं, चीजों को आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा आर्टिकल की होती है, तो आर्टिकल में आप देखिएगा कि बताया जाता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल आप पढ़ते हो, तो आर्टिकल में आप एक चीजों को स्टडी करेंगे तो वहां पर आप साफ शब्दों में ये बताया जाता है कि यदि देखा जाए तो ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट तो जो होता है 12 से लेकर के 35 तो होता है, लेकिन हर किताब में आप देखिएगा कि आर्टिकल 14 से शुरू करता है। तो प्रश्न होता है कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 12 में हमारा है स्टेट को डिफाइन किया है। सबसे पहले स्टेट वर्ड कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना। तो स्टेट एक स्टेटस से वर्ड से है ना। यह स्टेटस या वेली जो थे, इन्होंने सबसे पहले अपने बुक में इन्होंने स्टेटस वर्ड यूज किया था। फिर आप अरिस्टोटल आइए, अरस्तु की बात आइए, तो अरस्तु ने सबसे पहले इसको स्टेट का यूज किया। लेकिन पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें, दुनिया की बात करें, तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया में स्टेट जो वर्ड था, कौन स्टेट होगा और कौन प्रोविंस होगा, इसका डिफाइन सबसे पहला यदि देखा जाए तो 1933 1933 में एक मोंटी कॉन्फ्रेंस हुआ था। और मोंटीविडियो कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले डिफाइन किया गया कि कौन यहाँ पर स्टेट होंगे, कौन यहाँ पर प्रोविंसेस होंगे। तो यहाँ पर 4 स्टेज में आप समझ सकते हैं, और अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि लाइन भी कट गई है, अंधेरा हो चुका है। तो पहला दिया कि आपका ऑन गवर्नमेंट होना चाहिए, अपना सरकार होनी चाहिए। फिर हुआ आपका ऑन ऑन जियोग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल होनी चाहिए। और लास्ट कहा कि ऑन आपका सोवेरेनिटी होनी चाहिए, मतलब आपको अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, संप्रभुता होनी चाहिए। ये चारों जिसके पास है उस क्षेत्र को कहा गया कि वह जो होंगे वो स्टेट होंगे, और जो चारों फुलफिल नहीं करता उसको नाम दिया गया कि प्रांत होंगे। तो भारत यदि पॉलिटिकली बात किया जाए तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया यदि हम अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स साइंस बात करते हैं तो पॉलिटी में इंडिया इज द स्टेट। लेकिन बिहार और ऐसे हमारे जो 28 है ये हमारे प्रोविंस हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार सरकार हमारे राज्य की सरकार इंडिपेंडेंट नहीं होती है। जनसंख्या सेंसस करने का अधिकार जो है केंद्र के पास है। जियोग्राफिकल बाउंड्री में किसी प्रकार का तुलना या किसी प्रकार का चेंज, अल्टर, एडिट करने का अधिकार हमारा पार्लियामेंट का है। सोवरेनिटी, बिहार जो है चाइना से व्यापार नहीं कर सकते, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ओवरऑल यदि देखा चारों जो 1933 में जो एक गतिविधि दिया, मोंटीविडियो कॉन्फ्रेंस में दिया, इसको यदि बात करें कि अपनी सरकार होनी चाहिए, अपनी जनसंख्या होनी चाहिए, अपनी भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, फिर हुआ कि आपको अपना संप्रभुता होनी चाहिए, तो सभी के चारों रूल जो होते हैं फॉलो करता है हमारा इंडिया। कौन करता है? इंडिया। दिस इज वाई हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है, भारत जो है, यह एक स्टेट है। देखिए जो 28 है सभी के सभी क्या है? प्रोविंस है, यानी कह सकते हैं सारे सारे कौन है? प्रांत है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस अच्छे से करने वाले कि हमारा भारत के संविधान में स्टेट को कैसे डिफाइन किया गया, स्टेट आखिर होते कौन कौन है। ये सभी चीजों को हम लोग अगले डिस्कशन में बात करेंगे। फिर मिलेंगे इसको डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।